Assalamu alaikum, welcome back to another video. My name is Yasser. In the last video we discussed about SEO, search engine optimization. वो क्या होती है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, हम क्यों करते हैं, एंड उसके बाद हमने कीवर्ड्स के बारे में बात की थी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और ऐसे कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है जिनके ऊपर अच्छी ट्रैफिक हो ताकि उसको हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन में इस्तेमाल कर सकें. एंड नाउ टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन. वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करें और ये क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि गूगल की फर्स्ट पेज के ऊपर वही वेबसाइट रैंक होती है जो अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो. अब ऑप्टिमाइजेशन में जो फर्स्ट स्टेप आ जाता है, जो द वेरी फर्स्ट स्टेप आ जाता है, वो है आपकी वेबसाइट स्पीड. अब वेबसाइट स्पीड को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे इन्हांस, कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, उसको देखेंगे हम सबसे पहले. उसके बाद जो है बाकी स्टेप्स के ऊपर जाएंगे. सो अगर आप अपने ब्राउज़र को ओपन करें और आप जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ से एक वेबसाइट सर्च कर लूँगा जिसका नाम है GT Metrics. आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पर इस सर्च बार में आपको अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है. जैसे कि ये मैंने अपनी वेबसाइट खोली है, उम्मीद है आप लोगों ने भी अपनी वेबसाइट बना ली होगी. ये मैंने आप लोगों के साथ ही शुरू की थी और आप लोगों के साथ ही बनाई थी. सो इसीलिए मैं आपको कह रहा था मेरे साथ साथ अगर आप बनाते जाएंगे सो आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी वेबसाइट भी बिल्ड हो जाएगी, आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा. सो मैंने इस वेबसाइट का लिंक उठाया और मैंने यहाँ पर GT मैट्रिक्स के अंदर पेस्ट कर दिया. अब एनालाइजिंग होने के बाद हमारे सामने हमारी कंप्लीट वेब रिपोर्ट आ जाएगी कि वेबसाइट कितना स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है, कि क्या स्पीड आ रही है हमारी वेबसाइट की, और ताकि हम उसको बेहतर कर सकें. अगर हम ये चीज़ बेहतर नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए अपनी वेबसाइट को रैंक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सबसे पहला पार्ट है कि आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रखनी है. अब ये एनालाइज़ किया इसने और मेरे सामने जो रिज़ल्ट्स आए हैं, आप देखें इसने मुझे जो ओवरऑल ग्रेड दिया है वो B है. B इज़ नॉट अ बैड ग्रेड. अगर आपकी वेबसाइट भी B ग्रेड में है तो मीन्स दैट कि वो इतनी भी उसकी जो स्पीड है, जो उसका ओपनिंग टाइम है, वो इतना कोई बुरा नहीं है. और मेरी जो वेबसाइट का टोटल टाइम है, जितनी वेबसाइट टोटल टाइम ओपन हुई है वो 2.7 सेकंड का है. अगर मेरी वेबसाइट 3 सेकंड से लेट होती तो मेरी वेबसाइट की स्पीड स्लो कंसिडर होती. अगर मेरी वेबसाइट 3 सेकंड से ऊपर हो रही है, यानी ओपन अप हो रही है, दैट इज़ मीन के वेबसाइट इज़ परफॉर्मिंग गुड. और इसके अलावा अगर मैं चला जाऊँ स्ट्रक्चर के ऊपर तो 90% मेरा जो वेबसाइट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग है. अब जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट आपकी वेबसाइट थीम के ऊपर, एंड सेकेंडली वो डिपेंड करता है आपकी डोमेन के ऊपर कि आपकी डोमेन कितनी स्ट्रॉन्ग है. उसी बेस पे आपको स्ट्रक्चर स्कोर मिलता है. एंड उसके बाद अगर मैं नीचे आ जाता हूं और मैं ये चीज़ देख लेता हूं कि मेरे वेबसाइट ये जो 2.7 सेकंड्स के अंदर ओपन अप हुई है, ये इसकी वजह क्या थी? ये जल्दी भी तो हो सकती थी, या फिर अगर 3 सेकंड से लेट होती तो फिर उसमें कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते. अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ और मैं थोड़ी रिपोर्ट ज़्यादा देखूँ तो अब अगर मेरे फर्स्ट पेज की बात की जाए तो मेरे फर्स्ट पेज का जो टोटल साइज़ है 1.16 MB, वो मेरे जितने भी वेबसाइट के ऊपर ये जो पिक्चर्स डली हुई हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड पिक्चर डली हुई है या जो भी आपको पिक्चर कंटेंट नज़र आ रहा है, जो मेरी पिक्चर लाइब्रेरी है वो 1.16 MB वो स्पेस ले रही है. सो अगर मैं इस स्पेस को, इस 1.16 MB को कम कर दूं, यानी मैं अपनी पिक्चर्स के साइजेस को रिड्यूस कर दूं, देन मैं अपनी स्पीड 2.7 से भी बेहतर कर सकता हूं. जितनी मेरी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी उतना मेरी वेबसाइट को रैंक करना आसान होगा. अब अगर मैं ना भी करूं तो इट इज़ ओके, लेकिन अगर मैं 2.7 से भी कम करना चाहता हूं तो भी मैं कर सकता हूं. वो किस तरीके से? मैं यहाँ पर आ जाता हूं और मैं देखता हूं कि मीडियम एंड हाई जो प्रॉपरली साइज इमेज है मैं उनको देख लेता हूँ. मेरी ऐसी कौन सी पिक्चर्स हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा है. अब देखिए मेरे सामने ये पिक्चर्स साइजेस के साथ ओपन होना शुरू हो गई हैं ताकि मैं नॉलेज ले पाऊँ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेरी वेबसाइट स्लो डाउन हो रही है. आपने जब ये फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, आपने जैसे मेरे सामने ये पिक्चर्स बता रहा है कि ये पिक्चर्स 250 KB की है, 223 KB की है और इसके अलावा 175 KB की. अब मैं क्या करूँगा? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं इसको कैसे जाके इसको चीज़ को करेक्ट करूँगा. तो मैं अपनी वेबसाइट पे दोबारा कस्टमाइज़ के बटन में जाऊँगा और जो जो मेरी वेबसाइट के ऊपर फ़ोटोज़ अपलोड हुई हैं, जो मेरे पेज के ऊपर अपलोड हुई हैं, मैं उनको डाउनलोड करूँगा. मैं उनको जब डाउनलोड करके उसके बाद मैं किसी भी गूगल के ऊपर जाके इमेज साइज़ रिड्यूसर ऐसे आपको सर्च करना है गूगल के ऊपर
और आपको अपनी वेब किसी भी जो भी आपके पिक्चर जो भी आप वेब से पिक्चर डाउनलोड करेंगे आपको उसका साइज़ यहाँ पर पिक्चर अपलोड करके उसका साइज़ रिड्यूस कर लेना है। अब साइज़ रिड्यूस करने के बाद आपके सामने ये जो 250 केबीज़ की पिक्चर है वो अराउंड 70-80 केबीज़ के ऊपर आ जाएगी। तो अगर 3 से 4 पिक्चर्स भी आपके फर्स्ट पेज के ऊपर होती हैं तो उनका टोटल साइज़ 250 केबी हो जाएगा, बनिस्बत के आप उसको 1.5 MB के साइज़ आपका जो फर्स्ट पेज है वो पिक्चर्स ही लेकर जा रही हैं, तो वो आपकी स्पीड को स्लो करने में अच्छा जो उसका किरदार है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड ठीक करनी है, अच्छी करनी है, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट डालें, जो उसके ऊपर पिक्चर या फिर कोई वीडियो कंटेंट डालें, उसका साइज़ कम से कम रखें। जितना उसका साइज़ कम से कम रहेगा आपकी जो वेबसाइट लोडिंग स्पीड है उतनी बेहतर रहेगी, और जितनी वेबसाइट लोडिंग स्पीड बेहतर रहेगी उतना ही आपके लिए रैंक होना आसान होगा। तो आप ये अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएँ और उसको इस GT मैट्रिक्स वेबसाइट के ऊपर उसका डाटा एनालाइज करके देखें कि वो कितने सेकंड्स के अंदर लोड हो रही है, क्या उसका ओपनिंग टाइम कितना है, और इसके अलावा आपकी जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो जो आपने उसके ऊपर डाली हुई हैं उनका साइज़ क्या है, क्या उस साइज़ को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, इज़ इट ओके। सो इस स्टेप के बाद द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज़, अब आपको क्या करना होगा। जो नेक्स्ट वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर चीज़ आ जाती है वो है आपका कंटेंट, आपका ब्लॉग। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ब्लॉग क्रिएट किया है, अब इस एग्जाम्पल ब्लॉग के अंदर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपको ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक अच्छी हो, राइट। अब ट्रैफिक अच्छी कैसे ढूंढेंगे वो सारी डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, किस तरीके से हम गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम गूगल का इस्तेमाल करते हुए कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। अब कीवर्ड्स फाइंड आउट करने का मकसद ये होता है कि ये जो मैंने टाइटल दिया जैसे शिप स्प्लिट इनटू पार्ट्स, इस टाइटल को आपको उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही रखना होता है। यानी कि अगर मैं कोई ब्लॉग लिखूंगा तो मुझे रैंडमली कोई टाइटल नहीं दे देना, बल्कि ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपको वही कीवर्ड्स जिनके ऊपर आपने ट्रैफिक अच्छी देखी थी, जिनके ऊपर तकरीबन 10,000 से 20,000 सर्चेज आ रही हो, 30,000 आ रही हो मंथली एवरेजली, आपको उन्हीं टाइटल्स को, उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने टाइटल्स को बनाना है। उन कीवर्ड्स का आपके टाइटल्स में इस्तेमाल होना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू रैंक योर वेबसाइट, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, चीज़ जो सेकंड स्टेप है जो आपके पास ऑप्टिमाइजेशन के अंदर नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जो ब्लॉग लिखना है, अब ब्लॉग लिखने का भी एक ख़ास तरीका है। वो कैसे है, अब अगर मैं मिसाल ले लेता हूँ, कुछ गूगल के ऊपर सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। आगे ये मैं हेल्थ लाइन के जो है इस ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ। अब देखें ज़रा, अगर मैं इस ब्लॉग को ओपन करता हूँ, हेल्थ लाइन एक बहुत फेमस ब्लॉगिंग वेबसाइट है। आपको दूसरे अपने कॉम्पिटिटर ब्लॉगर्स को भी देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपना जो है उनका जो कंटेंट है लिस्टेड है, और किस तरीके से अपने ब्लॉग को राइट करते हैं, ताकि हम भी ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएँ अपने ब्लॉग के अंदर और हम भी अच्छी ट्रैफिक ले पाएँ। अब जो हमें यहाँ पर सीखने वाली चीज़ है वो ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको टाइटल का तो बता दिया कि टाइटल आपको किस तरीके से अपने ब्लॉग का टाइटल कैसे चूज़ करना है। कंटेंट लिखने से पहले टाइटल आप देंगे, टाइटल को कैसे चूज़ करना है, जैसे कि जिस कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक अच्छी मिले उन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल आपके टाइटल में ज़रूरी होना चाहिए। एंड सेकेंडली आप उसके बाद जब कंटेंट लिखें तो आप अपने कंटेंट को पैराग्राफ्स में लिखें। पैराग्राफ्स में लिखने से मुराद मेरा ये है, जैसे कि अगर मैं ये किसी फर्स्ट लाइन देखूं, इस डॉट तक ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है। अगर ये कंसिस्टेंटली ये जो स्पेसेस आ रही हैं बीच में, ये पैराग्राफ्स को अगर ब्रेक ना करते तो ये कंटेंट ना ही पढ़ने में इतना अच्छा दिखने में आता और ना ही मुझे इतनी अच्छी समझ आती। सो आपको अपने कंटेंट में जिस तरीके से, मैं अगर अपने यहाँ पर एग्जाम्पल ब्लॉग की तरफ आऊँ जो मैंने लिखा था 2 years ago इन सिंगापुर अ वेसल इज, अब देखिए जहाँ यहाँ पर मैंने अपने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया है, ये इन 2 लाइन्स के अंदर अपने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट मैंने नीचे नया पैराग्राफ ओपन किया है, और इसी तरीके से अगर आप किसी भी फेमस ब्लॉग के ऊपर जाएंगे, सो इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ऑडियंस के ऊपर, क्योंकि आपकी ऑडियंस को आपने जो लिखा है वो आसान अल्फाज में और उनको समझ आना चाहिए, और आपके जो कंटेंट का आपकी जो साइज़ है, जो आप जिस साइज़ में लिखेंगे उसको भी ज़रा बोल्ड होना चाहिए ताकि वो आसानी से पढ़ा जा सके। और इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आ जाऊं तो आपको अपने ब्लॉग के अंदर हेडिंग्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर ये फर्स्ट हेडिंग ये दी हुई है ऑरेंजेस एंड सेकंड हेडिंग दी हुई है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के अंदर अगर आपको सम ऑफ टाइम्स कैटेगरीज अगर आपको बतानी पड़ जाए तो आपको कैटेगरीज ऐसे कॉमास लगा के एक लाइन के अंदर नहीं लिख देनी, बल्कि जैसे कि ये बुलेट्स बने हुए हैं, कैलोरीज, वाटर, प्रोटीन, इस तरीके से अगर आप देखें तो देंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। सो अगर मैं नीचे आ जाऊँ, थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखें सब कैटेगरीज यानी हेडिंग्स बनी हुई हैं। अब
हेडिंग्स क्या होती हैं, आप अपने ब्लॉग के अंदर आएँ और अगर मैं यहाँ पर इसको एडिट करता हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल ब्लॉग क्रिएट किया है, अब ये हेडिंग्स कैसी क्या होती हैं और कैसे दी जाती हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, किसी भी नेक्स्ट इसको एडिट करना चाहूँ मैं, तो एडिट के बाद मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मज़ीद इसके ऊपर लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद लिखना चाहूँ और यहाँ पर समझ लें कि मैंने वो वाली हेडिंग क्लोज़ की थी, अब मैं यहाँ पर एक नई हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, वाई शिप्स ब्रेक इनटू पार्ट्स। अब जैसे ये चीज़ मैंने लिखी है, अब फर्स्ट चीज़ को मैंने फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट हेडिंग दे के मैंने थोड़ा सा उसके बारे में लिख के मैंने उस चीज़ को वहाँ पर क्लोज़ कर दिया है। अगर मैं मज़ीद नीचे लिखना चाहता हूँ तो मुझे इसको, ये जो नीचे हेडिंग है, मुझे एक नई हेडिंग बनानी पड़ेगी, उसको नाम दे दूँगा मैं H2 का। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी फर्स्ट हेडिंग थी, अब मैंने इसको H2 का नाम देके ये मेरी सेकंड हेडिंग क्रिएट कर ली है। अब हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। हेडिंग्स मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको हेडिंग्स देनी है, बिकॉज जब गूगल के ऊपर कोई जाके अपने इंटेंशन के बारे में सर्च करता है तो गूगल जो ऑल ओवर द वेब कंटेंट उठाता है, जो वेबसाइट्स आपके सामने लेकर के आता है, वो उन वेबसाइट के अंदर जो लिस्टेड कंटेंट होता है उसको जाकर रीड आउट करता है। अब रीडिंग में ये जो आपके ब्लॉग टाइटल्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ब्लॉग के अंदर जितने ज़्यादा हेडिंग्स होंगी, जितने ज़्यादा टाइटल्स होंगे, तो गूगल को उतना ज़्यादा सर्च एरिया मिल जाएगा, वो आपके बारे में आसानी से सर्च कर सकता है और ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका कंटेंट गूगल की सर्च में और गूगल आपको रेकमेंड करे, आपको प्रमोट करे। सो इसलिए इट इज़ रेकमेंडेड कि आप अपने ब्लॉग के अंदर हेडिंग्स को यूज़ करें, टाइटल्स को यूज़ करें और टाइटल्स के अंदर वो कीवर्ड्स लाजमी इस्तेमाल करें जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, जिनके ऊपर ट्रैफिक अच्छी मिलती है आपको। और उसके बाद द ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपको कभी अपने ब्लॉग के अंदर पिक्चर डालनी पड़ जाती है। जैसे मैंने आपके सामने एक पिक्चर डाली है, आप इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी कस्टमाइज, जैसे अब ये वर्डप्रेस की वेबसाइट पे हूँ, वेबसाइट वर्डप्रेस से मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, तो पिक्चर पर क्लिक करते ही मेरे साथ में एक सेटिंग्स के अंदर एक बॉक्स ओपन हो गया। अब इस बॉक्स को कहते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेब के ऊपर आपकी पिक्चर्स लोड नहीं हो सकती, आपकी पिक्चर्स लोड नहीं हो सकती, आप यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ शिप्स ब्रेक्स into two parts, ठीक है। अब इसको लिखने का मकसद मेरा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सम हाउ मेरी पिक्चर किसी के पास ओपन अप नहीं होती या वो लोड नहीं होती, सो उस सूरत के अंदर उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्टरनेटिव ये टेक्स्ट मिल जाएगा, भाई यहाँ पर एक पिक्चर लगी है जिसको जो ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही है कि यहाँ पर शिप टूटा हुआ दिख रहा है, सही। और उसके बाद ये जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है इसको गूगल जाके रीड भी करता है। आपकी पिक्चर्स जो लिस्टेड होती हैं उनके पीछे जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है वो रीड आउट भी किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको हेडिंग्स के बारे में बताया कि आपको मल्टीपल हेडिंग्स अपने ब्लॉग के अंदर इस्तेमाल करनी है ताकि गूगल आपको आसानी से सर्च कर पाए। इसी तरीके से आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट को भी डालें ताकि आपके जो गूगल है इस अल्टरनेटिव टेक्स्ट को भी रीड करें और फिर इसमें अगर आप गूगल को कुछ सर्चिंग कॉन्टेंट नज़र आता है तो आपकी वेबसाइट फिर से रेकमेंड होने के चांसेस बढ़ जाएं। उसके बाद आप जो अट्रैक्टिव चीज़ अपने कंटेंट के अंदर, अपने ब्लॉग के अंदर डाल सकते हैं वो ये है कि आप इनके साथ किसी भी वर्ड के साथ मिसाल के तौर पे लिंक्स ऐड किया करें। रेफरेंस लिंक कहा जाता है इनको। रेफरेंस लिंक का मकसद ये होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं ये वेसल के बारे में लिख देता हूँ। अब वेसल का मतलब भी शिप होता है, लेकिन अगर कोई बंदा नहीं जानता कि व्हाट एक्चुअली वेसल कॉल्ड इन क्या चीज़ होती है तो वो इसके बारे में कैसे जानेगा। वो एक नई टैब करके गूगल के ऊपर तो नहीं जाके उसको सर्च करेगा। कितना बेहतर रहेगा कि अगर आप यहाँ पर ही उसको रेफरेंस दे दें कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और आप पढ़ पाएंगे कि वेसल क्या होता है। ठीक है, आसान तरीका है ना। सो इसको ऐड कर कैसे किया जाता है, आप इसके ऊपर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ये जो आइकन बना हुआ है लिंक, आप कंट्रोल+ के एक कमांड भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब रेफरेंस का मतलब ये होगा, फर्ज कर लेते हैं मैंने वेसल के ऊपर एक और सेपरेटली ब्लॉग लिखा होता तो मैं उस ब्लॉग का लिंक यहाँ पर लिख कर यहाँ पर URL देकर मैं इसको एंटर कर देता और ये वेसल का वर्ड हाईलाइट हो जाता और जब भी कोई मेरी ब्लॉग को पढ़ते हुए इस वेसल के बारे में जानना चाहता तो वो इस पर क्लिक करता वेसल के बारे में, तो वेसल के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग लिखा हुआ है वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाता उस मेरे ब्लॉग के ऊपर। अब इससे दो फायदे हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ब्लॉग पढ़ने वाला शख्स है उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया एंड सेकेंडली आपका जो ब्लॉग है
जो आपने ऑलरेडी वेसल के ऊपर लिखा हुआ है उसके ऊपर आपने एक सेपरेटेड ट्रैफिक सोर्स भी जनरेट कर लिया। सो ये फ़ायदा होता है आपको रेफरेंस लिंक्स देने का। अभी छोटी छोटी बातें थी जो कि आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के अंदर लाजिम होती हैं, ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वेब स्पीड की बात की, वेब की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि आपके कंटेंट के अंदर जो आप ब्लॉग लिखें, जाहिर सी बात है आपका ब्लॉग ही सर्च किया जाएगा, आपकी वेबसाइट नहीं सर्च की जाएगी। जो आप कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे वही चीज़ें सर्च की जाएंगी, या फिर ऐसी शॉपिंग साइट्स के ऊपर जो आप प्रोडक्ट्स डालेंगे वो प्रोडक्ट सर्च किए जाएंगे, आपकी वेब इनिशियली सर्च नहीं की जाएगी। तो आपको अपनी जो लिस्टिंग्स करनी होंगी, चाहे वो प्रोडक्ट्स की हो चाहे वो कंटेंट की हो, उनके अंदर जो आपको कीवर्ड्स डालने हैं, जो उनके टाइटल्स डालने हैं, वो ऐसे कीवर्ड्स आपको चूज करने हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक हो। और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बड़ी क्लियरली डिफाइन की थी कि वो चीज़ आपको कैसे करनी है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप अपने डैशबोर्ड के अंदर चले जाएं, इसके आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएं और वहाँ से जो भी आपने पोस्ट की होगी, पोस्ट को आपने जाके क्विक एडिट के अंदर लाजमी ये चीज़ देख लेनी है कि ये जो टाइटल के नीचे स्लग लिखा हुआ है, अभी ये स्लग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्लग क्या चीज़ होती है मैं आपको दिखाता हूँ पहले स्लग क्या चीज़ होती है। अभी ऐसे ही मेरा ब्लॉग एग्जाम्पल ब्लॉग ओपन हुआ है, आप अगर मेरा यूआरएल देखें तो मेरा यूआरएल शिप स्प्लिट इनटू पार्ट्स है, राइट। ये मेरा यूआरएल है और उसको मैंने कैसे बनाया था, आपको ये जाके चीज़ ज़रूरी अपनी एडिट सेक्शन में देखनी है कि आपके जो यहाँ पर स्लग दिया हुआ है वो आपका टाइटल से मिलता जुलता हो, यानी आपके टाइटल का कंटेंट आपके स्लग के अंदर मौजूद होना जरूरी है। इससे क्या होगा, गूगल आपके जो ब्लॉग है, ब्लॉग पोस्ट, उसको रीड करने में आसानी होगी। आपके कंटेंट, आपके यूआरएल के अंदर ये चीज़ लाजमी आपका टाइटल शो होना ज़रूरी है। ये रैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको ये जाके चीज़ ज़रूरी देखनी है, ध्यान में रखनी है। इसको स्लग कहा जाता है। अगर वो मिसाल के तौर पर कोई नंबर्स वगैरह हैं या समथिंग कुछ और है तो आप उसको यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं, एडिट करके कुछ भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। सो ये आपको लाजमी चीज़ कंसिडर रखनी है, इसको लाजमी आपको ध्यान में रखना है। जितना शॉर्ट आपका यूआरएल होगा, सिंपली आपके रैंकिंग चांसेस उतने अच्छे होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी पुरानी एपिसोड्स नहीं देखी सो उनको जाके देखें ताकि आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग की शुरू से शुरुआत करें ताकि आपको समझ आ पाए। मैंने हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहा, अगर आप मेरे साथ करेंगे ना, जितनी मेहनत मैं इनको बनाने में कर रहा हूँ इतनी मेहनत आप इनको साथ साथ करने में लगा दें, सो आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, आपका कंटेंट भी बन जाएगा। इन द एंड ऑफ दिस सीरीज आप हैंडल करने के काबिल हो जाएंगे, क्लाइंट्स को हंट करने के काबिल हो जाएंगे, क्लाइंट्स को डील करने के काबिल हो जाएंगे, सर्विसेज देने के काबिल हो जाएंगे। एंड मोर ओवर दैट, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।